अन्नपूर्णा, कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस वॉल इन द हिमालयस। एक ऐसा माउंटेन जिसका समिट रेट सिर्फ 27% है। यहाँ सर्वाइवल इतना टफ है कि 1950 से अब तक सिर्फ 500 लोग इस माउंटेन को सक्सेसफुली क्लाइम कर पाए। कंपैरिजन के लिए माउंट एवरेस्ट पर 13,000 से ज़्यादा असेंट हो चुके हैं अब तक। अब बीइंग एज ए प्रोफेशनल माउंटेनियर, ये मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग टेरेन होने वाला था और मैं बहुत क्यूरियस था एक ऐसे इन्वायरमेंट को एक्सपीरियंस करने के लिए जहाँ बॉडी एक्सट्रीम फिजिकल एक्सर्शन, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, हाइपोक्सिया और सब 0 डिग्री टेम्परेचर फेस करती है। अब हम अन्नपूर्णा तक तो नहीं, लेकिन इस माउंटेन की फुट हिल तक ऑलमोस्ट 7 से 8 दिन 30 से 40 किलोमीटर की इंटेंस और रिगरस हाइकिंग के बाद हम पहुंचते हैं अन्नपूर्णा बेस कैंप। अब हाइकिंग का इतना एक्सपोजर होने के बाद भी ये मेरा पहली बार था जब मैं नेपाल जाने वाला था। मैं बहुत एक्साइटेड था ऐसी कंट्री एक्सप्लोर करने के लिए जो माउंटेनियर्स के लिए एक वर्टिकल वर्ल्ड है, जहाँ हर 1000 मीटर पर लैंडस्केप, कल्चर, सर्वाइवल कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। अब क्योंकि मैं नेपाल में पहली बार हाइक करने वाला था, इसलिए हम अपने नेपाल के ही एक फ्रेंड पल्लव के साथ एबीसी ट्रैक प्लान करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है ना जब कोई लोकल आपको मिल जाता है तो टेंशन खत्म हो जाती है। यस, है ना। तो अभी हमें कुछ नहीं सोचना, सोचने का काम है पल्लव का, हमें उसको फॉलो करना है। और अब पल्लव काठमांडू से ही है तो वो हमें डायरेक्ट थमेल लेके पहुंचता है, जो माउंटेनियर्स के लिए पैराडाइज तो है ही, लेकिन आपको शॉपिंग, रेस्टोरेंट, हाइकिंग, ट्रैकिंग गियर से लेकर सब कुछ एक ही स्पॉट में अवेलेबल हो जाता है। अब सच बताऊं तो नेपाल का असली वेलकम हमें पल्लव के घर जाके मिलता है, जहां ऑथेंटिक नेपाली फूड के साथ हमें ट्रेडिशनली बेस्ट ऑफ लक विश किया जाता है। हमारे अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट काठमांडू से ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर दूर घांद्रुक विलेज होने वाला था, जिसके लिए हम ओवरनाइट बस लेकर पोखरा पहुंचते हैं। अब यार, पोखरा नेपाल की उन डेस्टिनेशन में से एक है जहां 2 से 3 दिन इजीली एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि हम ये ट्रैक वेदर प्रेडिक्शन के हिसाब से प्लान किया था जो कि खराब बताया गया था, इसलिए हम डायरेक्ट घांद्रुक जाने का प्लान करते हैं। पोखरा से थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद हम नया पुल अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया चेक पॉइंट पर पहुंचते हैं। अब यार, नेपाल के किसी भी रीजन में बिना परमिट के हाइकिंग अलाउड नहीं है, और क्योंकि हम तीनों ये ट्रैक DIY अल्पाइन स्टाइल में कर रहे थे तो हम अपना परमिट भी यहीं से इशू करवा लेते हैं। तो यार एक मतलब अन्नपूर्णा बेस कैंप है ना, आपको ट्रैक का गाइड की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोग आ रहे हो तो इनकी वेबसाइट से आप परमिट बुक कर आना, टाइम सेव होगा। हाँ, और सस्ता भी पड़ेगा। गाइड तो अगर हो पॉसिबल है तो गाइड लेके आओ। हाँ, और उधर क्योंकि एबीसी के रोड बहुत डेंजर है। यस। टाइम में लशिंग होता है। ऑनेस्टली इस टाइम तक इनकी ये डेंजर वाली बात बड़ी कैजुअल लग रही थी हमें, लेकिन एक गाइड की इंपॉर्टेंस बहुत जल्दी रियलाइज होने वाली थी। रेडी बाय? खैर, जैसे ही हम रोड हेड से घांद्रुक के लिए हाइक करना स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे शाम होने लगती है और सबसे पहली चीज जो नोटिस होती है वो एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट दूर स्लोप पर बने ट्रेडिशनल घरों से निकलती वार्म येलो लाइट, जिनके पीछे मैसिव हिमालयन बैकड्रॉप का व्यू। फिर कुछ देर हाइक करने के बाद हम अपने डे 1 के पहले टी हाउस तक पहुंच जाते हैं। अब ये मेरा पहली बार था जब मैं किसी कैंप साइट की जगह एक टी हाउस कल्चर को एक्सपीरियंस करने वाला था। नेपाल में हाइकिंग काफ़ी स्ट्रीमलाइन है, आपके मील बजट में ही आपका स्टे एकोमोडेशन भी इंक्लूडेड होता है। और क्या टेस्टी खाना मिलता है टी हाउसेस में। थैंक यू। इस फुलफिलिंग मील के बाद हम पूरी एक्साइटमेंट के साथ कल की प्लानिंग में लग जाते हैं। जिस एक्साइटमेंट के साथ हम कल सोए थे वो आज के मौसम की तरह पूरा ख़राब हो जाता है। जैसा प्रेडिक्शन में बताया गया था, हैवी रेनफॉल शुरू हो जाती है। इस कंडीशन में हाइक करना पॉसिबल नहीं था, तो आज हम घांद्रुक रुकने का ही प्लान करते हैं। इस बीच काफ़ी सारे थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे थे कि क्या होगा अगर ये मौसम कुछ दिन तक ऐसे ही रहा तो। लेकिन कुछ घंटों की बारिश और स्नोफॉल के बाद वेदर क्लियर होने लगता है
और जिस लैंडस्केप का इंतजार हम कल रात से कर रहे थे वो फाइनली अब जाके हमें दिखने लगता है। अब घांद्रुक जो अप्रोक्स 5,500 फीट की अल्टीट्यूड पर बसा अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया का सबसे बड़ा विलेज माना जाता है। यहाँ के पुराने स्टोन हाउस और स्लेट रूफ वाले घर स्लोप पर इतने ब्यूटीफुल अलाइंड हैं कि पूरा विलेज एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है। सनसेट के वक्त की जगह और भी अनरियल हो जाती है। यहाँ से आप इस रीजन के सबसे खूबसूरत और सेक्रेट माउंटेन माउंट माछापुछरे और अन्नपूर्णा साउथ का स्टनिंग व्यू भी देखने को मिलता है। Namaste and hello, welcome to Nepal. All right everyone, a very big namaste जी from नेपाल। तो अन्नपूर्णा बेस कैंप का ये पहला गांव है और जो आज तारीख है वो 29 जनवरी 2026 है। हम विंटर सीजन में ही करने के लिए आए हैं और अगेन मैं ये अकेले हाइक नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ हैं द अजयराज एंड द पल्लव। हम 3 लोग ये हाइक कर रहे हैं विंटर में और आज डे 1 है। आज हम जाने वाले हैं छुमरुंग। तो छुमरुंग जाने वाले हैं। 5 से 6 घंटे का हाइक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वेदर बहुत खुला हुआ है, कल तक बंद था। सो अब जल्दी से रैप अप करते हैं इसको और मिलते हैं आपको छुमरुंग में। लेट्स गो। अब घांद्रुक से हाइक स्टार्ट करते ही ट्रेल एक पिक्चर परफेक्ट फ्रेम से ओपन होता है, जहाँ एक कल्चरली रिच एनवायरनमेंट और लोकल लाइफ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर दोनों की ही रॉ ऑथेंटिसिटी देखने को मिलती है। स्टार्टिंग के कुछ मिनट तो हमें बिल्कुल फील ही नहीं होता कि हम किसी ट्रैकिंग रूट पर भी हैं। और ऑनेस्टली जितना खूबसूरत ये गांव है उससे कई ज़्यादा वार्म और वेलकमिंग यहाँ के लोग हैं। घांद्रुक से छुमरुंग तक का ये स्ट्रेच सिर्फ एक गांव से दूसरे गांव तक का सिंपल ट्रांजिशन नहीं है। ये एक्चुअली मिड अल्टीट्यूड हिमालयन टेरेन नेगोशिएशन का एक परफेक्ट एग्जांपल है, जहां ट्रेल डिजाइन, माइक्रो क्लाइमेट वेरिएशन और टेरेन एक्सपोजर्स एक साथ कंबाइन होकर हाइक को टेक्निकली काफी एंगेजिंग बना देते हैं। लेकिन आज का ट्रेल मॉडरेट टू डिफिकल्ट होने वाला था। टोटल एलिवेशन गेन लॉस्ट ऑलमोस्ट 800 से 1000 मीटर के आसपास था, जो धीरे धीरे बॉडी पर क्यूमुलेटिव फटीग बिल्ड करता है, जिस वजह से हम क्विक ब्रेक्स लेते हुए स्टडी पेस में हाइक कर रहे थे। अब हम काफी सरप्राइज थे कि विंटर सीजन होने के बाद भी इतने लाइव और लश ग्रीन फील्ड डोमिनेटेड लैंडस्केप देखने को मिलेंगे, जो ट्रेल को और भी ज्यादा लाइव बना रहे थे। खैर, कुछ घंटों की हाइकिंग के बाद हम माउंटेन रिज पर बने कुमनुंग डाड़ा तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से आज की कैंप साइट जितनी पास दिखती है एक्चुअली उतनी ही डिसेप्टिव डिस्टेंस पर होने वाली थी। ये पूरा सेक्शन एक क्लासिकल यू शेप्ड वैली ट्रवास है, जो कंटिन्यूअस डिसेंड और उसके बाद एक स्टीप असेंट पैटर्न को फॉलो करता है। तो जैसे ही हम डिसेंड करना शुरू करते हैं, ट्रेल सडनली डेंस वेजिटेशन के अंदर एंटर होने लगता है। इस सेक्शन की सबसे डिफाइनिंग चीज इसका इंटेंस रोडोडेंड्रॉन और ओक फॉरेस्ट कैनोपी थी, जो इतनी थिक थी कि सनलाइट भी डिफ्यूज पैचेस में ग्राउंड तक पहुंच रही थी। और अब तक शाम के 5 भी बज चुके थे और अंधेरा होने में सिर्फ कुछ टाइम ही बाकी रह गया था। हम तीनों म्यूचुअली स्पीड मेंटेन करने का प्लान कर ही रहे थे, तभी अचानक से मेरा एंकल ट्विस्ट हो जाता है। कैसा मुड़ा? आगे नहीं होना चाहिए था यार। इंजरी इतनी इंटेंस थी कि तुरंत शार्प पेन शूट करने लगता है, पूरी बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है। ऐसे मूवमेंट पर अगर आपके पास प्रॉपर मेडिकल गियर और क्विक रिस्पॉन्स टीम ना हो तो सिचुएशन बहुत जल्दी वर्स से वर्स हो सकती है। अब मैं अगर सोलो हाइक पर होता तो शायद आगे ना जाना ही सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होता, लेकिन हिम्मत जुटाकर हाइक करना शुरू करता हूँ, क्योंकि आगे का ट्रेल थोड़ा स्ट्रक्चर्ड था और क्लियरली मार्क्ड भी, बस मेरे लिए थोड़ा सा फिजिकली डिमांडिंग होता जा रहा था।
जैसे तैसे स्ट्रगल करके कुमरुंग खोला तक पहुंचता हूँ, जिसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है। ट्रेल एक कंटिन्यूस स्टीप असेंड में कन्वर्ट होता जाता है। हाई ग्रेडेड स्टेयर्स जो काफ़ी फिजिकली डिमांडिंग फील होते हैं, स्पेशली जब आप पूरे लोडेड बैकपैक के साथ हाइक कर रहे हो। और अब सिर्फ ऑल्टीट्यूड ही एक चैलेंज नहीं था, लाइट के साथ साथ धीरे धीरे टेम्परेचर भी कम हो रहा था। रास्ते में मिलते लोकल्स पास्ट में हुई ट्रेल कैजुअलिटीज और वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स की कहानियां सुना रहे थे। अब तक चेक पोस्ट पे दी गई डेंजर वार्निंग हम तीनों को क्लियरली समझ में आ चुकी थी। ऑनेस्टली स्ट्रेच पर बिना गाइड या कम्प्लीटली सोलो ट्रैवल करना ईजिली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। खैर, ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे की एग्जॉस्टिंग हाइक के बाद हम छुमरुंग पहुंचते हैं। अब छुमरुंग वो जगह है विच इज गेटवे टू द ग्रेटर हिमालयस। यहाँ से आपको माचा पुचरे और अन्नपूर्णा साउथ कल के कंपैरिजन में और क्लोजली देखने को मिलते हैं। लोकल कम्युनिटीज के लिए ये दोनों पीक सिर्फ माउंटेन्स नहीं हैं, इनका डीप स्पिरिचुअल और कल्चरल सिग्निफिकेंस माना जाता है। अब आज ऑलमोस्ट 7 से 8 किलोमीटर की हाइकिंग डिस्टेंस के बाद हम जाने वाले थे अपर सेनुआ। और ऑनेस्टली मैं इससे पहले भी काफ़ी हिमालयन हाइक्स कर चुका हूँ, लेकिन हाइक करते वक्त 7000 से 8000 मीटर माउंटेन्स के इतने मैजेस्टिक व्यूज़ दिखना एज ए माउंटेनर, अब मैं बड़ा क्यूरियस था इस ट्रैक की हिस्ट्री जानने के लिए। फिर पल्लव से बात करके पता चलता है कि 1950 में मॉरिस हर्जॉग और उनकी टीम अन्नपूर्णा 1 समिट करती है। ये दुनिया का पहला 8000 मीटर पीक होता है जो सक्सेसफुली क्लाइंब होता है। यस, बिफोर एवरेस्ट। इस एक्सपीडिशन ने हिमालयस को ग्लोबली स्पॉटलाइट में ला दिया। बाद में ही ऑल्सो पब्लिश्ड अ बुक अन्नपूर्णा फर्स्ट कॉन्क्वेस्ट ऑफ 8000 मीटर पीक, जो बेस्ट सेलर बनी और अन्नपूर्णा को एक डेंजरस बट ब्यूटीफुल रीजन के फेज में प्रेजेंट किया। फिर लेट 90s में नेपाल माउंटेनियर्स और हाइकर्स के लिए पैराडाइज बन जाता है और धीरे धीरे टूरिज्म बढ़ने लगता है। और जो पुराने लोकल ट्रेड रूट से जैसे घांद्रुक, छुमरुंग, देवराली, वो ग्रेजुअली ट्रेकिंग ट्रेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। नमस्ते दाई। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है ना? अब तक का ट्रेल काफी लाइवली और हैपनिंग फील दे रहा था, और मैं वो हर मोमेंट एक्सपीरियंस करना चाहता था जो मेरे एबीसी ट्रैक को ट्रूली मेमोरेबल बना दे। आराम से एक बार दाई ट्राई करने दो। अरे आराम से अभिषेक भाई, अभी बचा हुआ है ट्रैक। दाई आवाज ही नहीं निकल रही। मैं ट्राई करता हूँ, एक सेकंड रुको। पल्लव पकड़ियो। खैर, जैसे ही हम छुमरुंग क्रॉस करते हैं, ट्रैक सिर्फ विलेजेस और टी हाउसेस तक ही लिमिटेड नहीं रहता। हम अब एक्चुअल अन्नपूर्णा सेंचुरी के ड्रेनेज बेसिन में एंटर कर रहे होते हैं, जहाँ लैंडस्केप और भी रॉयल अल्पाइन फील देने लगते हैं। धीरे धीरे शाम ढलने लगती है और ये लास्ट टाइम होता है जब हम अन्नपूर्णा साउथ पर इतना क्लियर अल्पाइन ग्लो देख पाते हैं, क्योंकि सस्पेंशन ब्रिज क्रॉस करते ही हम वैली की राइट साइड एंटर हो जाते हैं, जहाँ स्टीप स्टेयर्स क्लाइंब शुरू होता है अपर शनुआ तक। अब विंटर्स में डे लाइट और सनसेट के बाद का ट्रैकिंग एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट होता है। टेम्परेचर ड्रॉप होते ही बॉडी पर रैपिड थर्मल ग्रेडियंट शिफ्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से पूरा फोकस टेरेन रीडिंग और बैलेंस कंट्रोल पर शिफ्ट हो जाता है।
एथिकली सनसेट से पहले किसी भी कैंप साइट तक पहुंचना सबसे सेफेस्ट अप्रोच होती है। अब डे 3 की सुबह फ्रेशली ब्रूड कॉफी स्मेल से होती है। कल रात जिस टी हाउस में हम रुके थे वो एक पैशनेट और ब्यूटीफुल कपल चलाते हैं। अब बड़ा अच्छा लगता है ना व्हेन योर पैशन मीट योर प्रोफेशन। यू डोंट जस्ट मेक लिविंग, यू बिल्ड अ लाइफ अराउंड व्हाट मैटर्स। यू ऑलवेज एंश्योर दैट एक्सपीरियंस यू गिव गो स्मूथ एंड मेमोरेबल। नमस्ते जी फ्रॉम डे 3 ऑफ अन्नपूर्णा बेस कैंप हाइक। अभी हम लोग अपर शिनुआ में हैं और आज हम जाने वाले हैं हिमाल या देवराली वाली कैंप साइट में। आज का जो प्लस पॉइंट और सबसे बेस्ट बात यह है कि आज हम अन्नपूर्णा साउथ जो माउंटेन है उसके बिल्कुल लोअर वाले एरिया में हाइक करने वाले हैं और माचे पुचारे हमारा राइट साइड में कंटिन्यूसली हमें दिखता रहेगा। खैर अपर सुनुआ से हाइक स्टार्ट करते ही ट्रेल में एक नोटिसेबल ट्रांजिशन देखने को मिलता है। यहाँ से लैंडस्केप ग्रेजुअली लो एल्टीट्यूड सब ट्रॉपिकल जोन से शिफ्ट होकर हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियल बेसन सिस्टम की तरफ इन्वॉल्व होते हैं। जिस स्ट्रेच पे अन्नपूर्णा सेंचुरी का डिफरेंट फेज देखने को मिलता है। इस ट्रैक का इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यही है कि आप लगातार 3 दिन तक कंप्लीटली डिफरेंट फॉरेस्ट इकोसिस्टम को क्रॉस करते हो। एबीसी ट्रैक की ग्लोबल पॉपुलैरिटी की वजह से पीक सीजन में ट्रेल पर हाई फुटफॉल होता है, जिससे कहीं ना कहीं हाइकिंग एक्सपीरियंस इम्पैक्ट हो जाता है। लेकिन जनवरी के फर्स्ट वीक में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ट्रेल पर काफ़ी कम लोग देखने को मिले, जिसकी वजह से ओवरऑल एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली बेटर हो गया। हम अब फॉरेस्ट सेक्शन में रिवर का कंटिन्यूस फ्लो, माइग्रेटेड बर्ड्स और वाइल्ड लाइफ एम्बिएंट फॉरेस्ट साउंड क्लियरली सुन पा रहे थे। अब क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट रिवर बेसिन जोन में हाइक कर रहे थे तो ये पूरा स्ट्रेच एक डेंस क्लोज्ड कैनोपी रोडोडेंड्रॉन बैम्बू फॉरेस्ट कॉरिडोर के थ्रू पास होता है। यहाँ के एनवायरनमेंट नोटिसेबली चेंज हो जाता है। ट्रेल ज़्यादा ह्यूमिड एनक्लोज्ड और शेडेड फील होती है, जहाँ बैम्बू वेजिटेशन डोमिनेट करती है। इसी इकोलॉजिकल सेटिंग की वजह से आने वाली कैंप साइट का नाम बैम्बू रखा गया है। खैर कुछ घंटों की स्टीप डिसेंट के बाद हम बैम्बू कैंप साइट स्किप करके फाइनली दोवन कैंप साइट पहुंचते हैं। अब काफी थकान भी हो चुकी थी अब तक, इसलिए एक लंच ब्रेक लेने का प्लान करते हैं। अब दोवन कैंप साइट तक की लोकेशन में एबीसी ट्रैक का ऑलमोस्ट हाफ वे कवर हो जाता है। ऑप्शन था वहां पर स्टे का, लेकिन हम तीनों हिमालय तक पुश करने का प्लान करते हैं। दोवन के बाद ट्रेल डेंस फॉरेस्ट से निकल के एक ओपन ग्लेशियल वैली में एंटर करता है, जहां लैंडस्केप अब वाइड होना शुरू हो जाते हैं। तभी दूर से एक लाउड वाटर स्ट्रीम की आवाज़ सुनाई देने लगती है और थोड़ा आगे बढ़ते ही हम एक तिब्बतन स्तूपा के पास जाके पहुंचते हैं, जिसके सामने एक इंसेनली ब्यूटीफुल वाटरफॉल देखने को मिलता है, जो एक स्टीप रॉक फेस से मल्टीपल फ्री फॉल स्ट्रीम फोर्स के साथ नीचे गिरता है। पीक विंटर्स में जब सब कुछ ड्राई और डेड हो जाता है तब भी ये वाटरफॉल इतना खूबसूरत लग रहा था। इमेजिन मॉनसून में कितना ब्यूटीफुल लगता होगा। और आज भी कुछ परफेक्ट शॉट लेने की वजह से हमें जंगल में अंधेरा हो जाता है और करीब 9 बजे के आसपास हम हिमालय कैंप साइट पहुंचते हैं। अब आज हम हाइक जल्दी स्टार्ट करना शुरू करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 1000 मीटर एलिवेशन गेन करके हमें माछा पुछरे बेस कैंप पहुंचना था। पल्लव ने हमें बताया कि आज हमें अन्नपूर्णा 1 में देखने को मिलेगा। अब आज का स्टेज बाकी दिनों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। हमें रिवर के पैरेलली ट्रेल फॉलो करते हुए लगातार स्टोन स्टेयर चढ़कर कुछ किलोमीटर की नॉन स्टॉप एग्जॉस्टिंग क्लाइंब करनी थी।
जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ रहा था, धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होती रहती है, जिससे साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जैसे प्रोग्रेसिव मसल फटीग, माइल्ड हेडेक और नोटिसेबल ब्रेथलेसनेस फील होने लगता है। लेकिन स्टीप स्टेयर्स क्लाइंब से भी डेंजरस यहाँ के ओवरहेड हजार्ड होने वाले थे। स्टीप वैली वॉल्स की वजह से ऊपर ग्लेशियर्स पर फ्रीजिंग थॉ प्रोसेस होता रहता है, जिससे रॉकफॉल का रिस्क काफी बढ़ जाता है। इसलिए फोकस और पेस दोनों मेंटेन करना बहुत जरूरी था। खैर, इन एंडलेस स्टेयर्स को क्लाइंब करने के बाद हम एक मैसिव ओवरहैंग रॉक हिंकू केव तक पहुंचते हैं। शेख भाई, जितने हाइक्स आपने करे हैं उनमें से मुश्किल नहीं लग रहा है? काफी मुश्किल है। अब सच बताऊं तो मुश्किल तो था, इतना कि देवराली कैंप के बाद इकोसिस्टम का ट्रांजिशन क्लियरली विजिबल होता है। बायोलॉजिकल प्रेजेंस धीरे धीरे फेड होने लगती है और टेरेन प्रोग्रेसिवली जियो डोमिनेंस की तरफ शिफ्ट करने लगता है। इस पॉइंट तक ट्रैक करते हुए हम वैली के कोर सेक्शन में एंटर कर चुके थे, जो एसेंशियली एवलांच प्रोन जोन होता है। और जगह जगह वार्निंग दी गई थी कि जितना जल्दी हो सके इस एवलांच प्रोन एरिया को क्रॉस करना ही सबसे सेफेस्ट अप्रोच होता है। लेकिन हाइक के बीच अचानक नजर एक इंशियली शार्प पिरामिड माउंटेन पर पड़ती है, माउंट माचापुचू। तब जाके रियलाइज होता है कि जिस पीक को हम पिछले 3 दिन से देख रहे थे, आज फाइनली हम उसके लोअर रेंज तक पहुंच चुके होते हैं। अब ट्रेल ग्रेजुअली एल्पाइन वेजिटेशन जोन से निकलकर एक लाइफलेस ग्लेशियर लैंडस्केप में एंटर करता है, जहां टेरेन पैराडोमेंटली मोरेन, स्क्रीज और एक्सपोज रॉक के थ्रू होता हुआ ग्लेशियर स्नाउट के रिवर बेड तक पहुंचता है। अब तक जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा था, मेरी लाइफ के बेस्ट मूड में से एक था। जब से मुझे हाइकिंग का एक्सपीरियंस मिला, तभी से नेपाल मेरी बकेट लिस्ट में था। इन मैसिव माउंटेन्स के बीच हाइक करते वक्त यू डिस्कवर अ लॉट अबाउट योरसेल्फ। यू डिस्कवर योर लिमिट, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, एंड्योरेंस, हार्श कंडीशन में खुद को एडजस्ट करना। माउंटेन्स ऑलवेज मेक यू स्ट्रॉन्ग। अब माचापुचू बेस कैंप अप्रॉक्स 12,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर एक रिसीटेड ग्लेशियर के रिज पर लोकेटेड है। इतनी हाइट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्लाउड्स की एक अनरियल ब्यूटीफुल लेयर्ड फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अब तक हाइक करते हुए सिर्फ माचापुचू माउंटेन्स ही मल्टीपल टाइम देखने को मिलता है, लेकिन एमबीसी से सनसेट के वक्त पूरा पीक गोल्डन अल्पाइन ग्लो में लाइट अप होता है। Honestly, it turns into one of the most surreal sunsets I have ever experienced in a mountain. अब 12,000 फीट पर लोकेटेड एम्बेसी इस पूरे ट्रैक की सबसे कोल्डेस्ट कैंप साइट में से एक मानी जाती है। वैली की एंड में लोकेटेड होने की वजह से सनरेज यहाँ काफ़ी लेट तक पहुँचती है, जिसकी वजह से सुबह का टेम्परेचर और भी फ्रीजिंग हो जाता है, स्पेशली जब आप इस ट्रैक को विंटर्स कंडीशन में कर रहे हो। All right everyone, so this is day 5 of Annapurna Base Camp hike. आज हम लोग जाने वाले हैं अन्नपूर्णा बेस कैंप। यहाँ से एलिवेशन गेन ऑलमोस्ट 400 से 500 मीटर का होगा। जल्दी से चलते हैं, धूप भी आ गई है और जल्दी से पहुँचते हैं अन्नपूर्णा बेस कैंप। अब एमबीसी से एबीसी तक का स्ट्रेच इस पूरे रूट का एक हाईएस्ट रिवॉर्ड टू एफर्ट रेशियो डिलीवर करता है। यहाँ आप लिटरली अन्नपूर्णा सेंचुरी के बैरियर रिंग के अंदर हाइक करते हो, जहाँ आपको अन्नपूर्णा मैसिव माउंटेन का नियर फील्ड विजुअल एक्सपोजर मिलता है। अब हाइकिंग विथ योर बेस्ट फ्रेंड्स हिट डिफरेंस। ट्रैक सिर्फ ट्रैक नहीं लगता, दिस इज समथिंग दैट गोज बियॉन्ड जस्ट कवरिंग डिस्टेंस और गेनिंग ऑल्टीट्यूड। स्टीप क्लाइम्स, थिन एयर और एग्जॉशन सब कुछ मैनेजेबल लगता है when you have someone walking right just beside you. Summit पे पहुंचते ही that moment feels unreal, not just because of the view, but because you conquered it together.
अब ऑलमोस्ट 4000 मीटर के अराउंड एल्टीट्यूड गेन करने के बाद हम एक वाइड ओपन अल्पाइन मेडो टेरेन क्रॉस करके एक मिरर रिफ्लेक्शन लेक तक पहुंचते हैं। अब हार्श कंडीशन की वजह से लेक कंप्लीटली फ्रोजन थी तो रिफ्लेक्शन नहीं दिख पाती, लेकिन इसके बाद का पूरा स्ट्रेच एक ग्लेशियर रिज के शार्प कॉर्नर से होता हुआ गुजरता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हार्श एनवायरनमेंट की वजह से वेजिटेशन काफ़ी थिन हो जाती है, जिसकी वजह से ये सेक्शन एक पैराग्लेशियल रिवॉकिंग जोन में आता है जहाँ लैंडस्केप कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहते हैं और किसी भी मूवमेंट पर एवलांच विटनेस करने की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। तो सुबह जब निकले थे तो सनी था, बट अभी हेवी हो गया है। खैर लगभग 2 बजे के आसपास वेदर खराब होने लगता है और कुछ देर बाद हमें दूर से प्रेयर फ्लैग दिखने शुरू हो जाते हैं, जो एक इंडिकेशन था कि हम फाइनली अन्नपूर्णा बेस कैंप पहुंच चुके थे। अब ऑनेस्टली इस ट्रैक पर बेस कैंप पहुंचना ही सबसे बड़ा टास्क नहीं था। इस ट्रैक के रियल हाईलाइट अन्नपूर्णा 1 से सनराइज देखना था, और वाइट आउट होने की वजह से सबसे पहला काम था एक बढ़िया सा टी हाउस ढूंढना। अब यार इमेजिन 4000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर जहां नॉर्मली सर्वाइवल प्राइमरी फोकस होता है, वहां आपको पिज्ज़ा, मोमोज, स्पैगेटी, हॉट चॉकलेट, नूडल्स और न जाने क्या क्या फैंसी डिशेज मिलते हैं, वो भी 10 on 10 विंडो व्यू के साथ। अब ये हम तीनों के लिए वो टाइम था व्हेन आवर माइंड स्टॉप रनिंग फॉर द मोमेंट, बिकॉज देयर इज नथिंग लेफ्ट टू चेज। हमें बस कल का इंतजार करना था। तो यार ह्यूमन माइंड हमेशा से उन चीज़ों को तैयार करता है जो वो देखना चाहता है, जिस वजह से हम रियलिटी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो जाती है। और अब ऐसे ही कुछ हुआ हमारे साथ ABC ट्रैक के डे 6 में। सो गाइस वी आर इन अन्नपूर्णा बेस कैंप और यहाँ पे बहुत हैवी स्नोफॉल हो रही है। आज हम देखना तो सनराइज चाहते थे, लेकिन इतनी हैवी स्नोफॉल होती है कि कुछ मीटर की भी विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती। अब आज सनराइज तो नहीं देख पाते, लेकिन थोड़ी खुशी इस बात की थी कि मैं इस सीजन की पहली स्नोफॉल एक्सपीरियंस कर रहा था, और इस हैवी स्नोफॉल की वजह से पूरा लैंडस्केप एक साइलेंट वाइट डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। खैर थोड़ी देर के इंतजार के बाद वेदर क्लियर होने लगता है। अब जब हम यहाँ पहुंचे थे तो वाइट आउट की वजह से लैंडस्केप कुछ खास नजर नहीं आते हैं, लेकिन धूप निकलते ही सब कुछ क्लियर होने लगता है। ABC जो लगभग 4000 मीटर के ऑल्टीट्यूड पर एक क्लासिकल यू शेप ग्लेशियल बेसिन के रिच सेक्शन पर लोकेटेड है, एक फिनोमिनल कैंप साइट जहाँ आपको 7 से 8000 मीटर मैसिव पीक्स के पूरे 360 डिग्री रॉ हिमालयन व्यू देखने को मिलता है। अब इतना क्लियर मौसम देख के हमें ये तो समझ में आ गया था कि कल हम बाय एनी चांस अन्नपूर्णा से सनराइज देखने वाले हैं। So this is day 8 of अन्नपूर्णा बेस कैंप हाइक। हम लोग 2 दिन से बेस कैंप में रुके हुए हैं क्योंकि मौसम खराब था, तो हम अन्नपूर्णा से सनराइज नहीं दिख पाए थे। लेट्स सी आज क्या कंडीशन है। अब आज हम तीनों बड़ी एक्साइटमेंट के साथ निकलते हैं सुबह सनराइज पॉइंट पर। आज स्नोफॉल तो नहीं हुई, लेकिन वेदर काफ़ी क्लाउडी था। फिर भी अन्नपूर्णा साउथ पर जब थोड़ी सनलाइट की रेस दिखनी शुरू हुई तो कुछ उम्मीद जागी। हम समिट पॉइंट पर काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन अन्नपूर्णा 1 पर वेदर बिल्कुल क्लियर नहीं होता, जिसका मतलब था एक दिन और रुकना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए सिर्फ 2-3 मिनट के लिए सनराइज आया बस। अब व्यू पॉइंट से वापस लौटते वक्त मेरी नज़र एक I6 मेमोरियल पर पड़ती है, जहाँ कुछ कोरियन क्लाइंबर्स के बारे में लिखा था कि कैसे अन्नपूर्णा 1 क्लाइंब करते वक्त एक मैसिव एवलांच सबकी जान ले लेता है। फिर लोकल से बात करके पता चलता है कि अन्नपूर्णा बेस कैंप से आगे का फ्रंट फेस क्लाइंब करना बैन है, क्योंकि यहाँ का अनप्रेडिक्टेबल वेदर, स्नोफॉल, एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइंबर्स के लिए काफ़ी डेंजरस कंडीशन क्रिएट कर देता है। और आज कल के कंपैरिजन में और ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होती है, जिससे टेम्परेचर काफ़ी कम होने लगता है। अब तक हमें 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे ABC में,
और ऑनेस्टली इस ऑल्टीट्यूड पर ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में इतने दिन बिताने का मतलब था माउंटेन इलनेस जैसे हेस एएमएल जैसे डिजीज का रिस्क काफ़ी कॉमन हो जाता है। आपको कंटिन्यूस आपके वाइटल्स का ध्यान रखना होता है। लेकिन इस बीच एक चीज़ सबसे बेस्ट ये होती है कि टी हाउस में हमारी कुछ फॉरेनर्स से दोस्ती हो जाती है और उनके साथ कार्ड्स खेलते वक्त टाइम का पता ही नहीं चलता। Now goes to you. Anything would you like to add in this? Hello from Australia. I think one of the most interesting thing is the people you met on the road. Today's scenery is a little bit tedious, but you are the interesting people we met. Thank you for asking us to join your game. Thank you so much. Thank you so Thank you so much, Pimble Gang, to join us. much. So 10 hours remaining for Annapurna Base Camp. Sunrise? Yes, 10 hours. So आज की रात ये लास्ट रात होने वाली है अन्नपूर्णा बेस कैंप में। अगर कल मौसम खुलता है तो we'll see the sunrise, नहीं खुलता है तो that's our luck. We'll descend back. एबीसी ट्रैक के इतने दिनों के एक्सपीरियंस से एक चीज़ तो समझ में आ गई थी। नॉट एवरी हार्ड जर्नी गिव्स यू इंस्टेंट रिवॉर्ड। समटाइम इट टेस्ट योर पेशेंस फर्स्ट, पुट्स यू इन थ्रू फेलियर, वर्स्ट कंडीशन, बट सडनली गिव्स यू सनराइज दैट्स मेक एवरी एक्स्ट्रा माइल वर्थ